नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे भेड़ियों से बचें पर कैसे। उससे पहले हम आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा में एक्सपो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद हैं। सीएम योगी का क्या कुछ कहना है इस दौरान आपको सुनाते हैं। प्रतिष्ठित इवेंट के लिए उत्तर प्रदेश का चयन करने और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कैप्टन सीईओज को जो पूरे इकोसिस्टम के माध्यम से इस पूरी इंडस्ट्री को एक नई गति देकर के भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए आयोजित होने वाले इस समारोह के प्रति उनके प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं कि सन 2020 इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 के कारण लगातार प्रभावित रही। एक ओर कोविड-19 का दुष्प्रभाव और दूसरी ओर भू राजनीतिक वैश्विक तनाव से ग्लोबल सप्लाई चेन पर एक बुरा असर पड़ा था। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी इससे प्रभावित हुई। उस समय हमने देखा होगा हर एक फील्ड में, वो ऑटोमोबाइल का रहा हो, मेडिकल इक्विपमेंट का रहा हो या इलेक्ट्रॉनिक आइटम से जुड़े हुए हर एक क्षेत्र में हम लोगों को इससे प्रभावित होते हुए देखा गया। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि अपने विजनरी लीडरशिप के माध्यम से जब दुनिया कोविड-19 से अभी पछती थी, सफलतम कोविड-19 के प्रबंधन के साथ ही भारत सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए अपनी नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। यह भारत की आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने भी इस दिशा में आईटी सेक्टर, सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान देने और इस दिशा में कुछ नए प्रयास हो सकें, यह कार्य प्रारंभ किया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो प्रयास उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि देश की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के 55% तथा मोबाइल कंपोनेंट के 50% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यातक के रूप में उभरा है। सैमसंग इंडिया ने अपना डिस्प्ले यूनिट प्लांट की स्थापना का निवेश भी इसी नोएडा में किया है। आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर के एक बड़े हब के रूप में स्थापित हुआ है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर का अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है।
इस नीति में पूंजीगत सहायता, ब्याज उपादान, भूमि मूल्य तथा स्टैंप व विद्युत शुल्क में भी छूट करने के अनेक आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पहले से ही वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स के हब के रूप में स्थापित हो रहा है। मीडियाटेक, ARM, क्वेलकॉम, NXP, कैडेंस और सिनॉप्सिस जैसी प्रमुख कंपनियां यहां प्रदेश में स्थापित हैं। यह उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्रतिभा को लाभ उठाने में व सेमीकंडक्टर डिजाइन तथा मैन्युफैक्चरिंग में इनोवेशन को बढ़ावा देने में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं। इसको देखते हुए आईटी इंडस्ट्री को प्रदेश में उद्योग का दर्जा देने का निर्णय किया गया है, जिससे प्राधिकरणों के अधीन उद्योग भूमि को औद्योगिक सस्ते दरों पर आईटी कंपनियों को दिया जा सके तथा 150 किलोवाट की सभी आईटी कंपनियों को औद्योगिक दरों पर विद्युत की आपूर्ति भी किया जा सके। प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश ने लगातार टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। सेमीकंडक्टर, आईटी, आईटीएस, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, एमएसएमई, टेक्सटाइल व टूरिज्म आदि से संबंधित 27 सेक्टोरियल पॉलिसीज वर्तमान में प्रदेश में लागू हैं। उत्तर प्रदेश में एफडीआई, फॉर्चून ग्लोबल 500 और फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी एक हमारी समर्पित नीति है। उद्यमियों की सुविधा के लिए टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग हो, इसके लिए सिंगल विंडो निवेश मित्र के माध्यम से 450 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं संचालित की जा रही हैं। एमओयू मॉनिटरिंग हेतु निवेश सारथी पोर्टल विकसित किया गया है। तो इंसेंटिव वितरण भी आज प्रदेश में ऑनलाइन किया जा रहा है। निवेशकों की सहायता के लिए 100 उद्यमी मित्र तैनात किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी की बेहतरीन व्यवस्था, सुदृढ़ कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश की यूएसपी है। उत्तर प्रदेश में रोड और रेलवे का एक बड़ा नेटवर्क है। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रदेश से होकर के गुजरते हैं। वाराणसी से हल्दिया के मध्य देश का पहला इनलैंड वाटरवे संचालित है। वाराणसी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना संबोधन दिया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन एक्सपो का उद्घाटन किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। और अब हम बात करते हैं मुद्दे की बात की। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं भेड़ियों से बचें, लेकिन कैसे। बहराइच जिले के महसी इलाके में भेड़िए ने मंगलवार की रात 2 बच्चियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। भेड़िया दोनों को घसीटकर सड़क तक ले गया। बच्चियों की चीख सुनकर परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद धान की खेत पर होगी। परिजनों ने दोनों बच्चियों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया। दोनों घटनाएं अलग अलग गांव की हैं। जिले के 50 से ज्यादा गांव में आदमखोर भेड़िया अभी भी लोगों की दहशत का सबब बना हुआ है। वन विभाग समेत अन्य टीमों के करीब 500 कर्मी भेड़ियों को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग कर रहे हैं। इसके बावजूद भेड़ियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीम ने 4 भेड़ियों को पहले ही पकड़ लिया था। सोमवार की सुबह 5वें आदमखोर भेड़िए को भी पकड़ लिया गया है। अब वन विभाग की टीम एक और भेड़िए की तलाश में है। ग्रामीण मान रहे थे कि 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद अब उनका आतंक कहीं ना कहीं कम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
महसी के गड़रेनपुरवा मैकूपुरवा गांव की रहने वाली लज्जावती ने बताया कि मंगलवार की रात 1 बजे के आसपास वह अपनी 11 साल की बेटी सुमन के साथ सो रही थी। इस दौरान भेड़िए ने उन पर हमला बोल दिया, उसे खींचकर ले जाने की कोशिश करने लगा। बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजनों ने मौके पर उसको बचाया। आसपास के लोगों के जुटने पर भेड़िया वहां से रफू चक्कर हो गया। वहीं दूसरी ओर गांव भवानीपुर में भी भेड़िए ने एक बच्ची पर हमला बोल दिया। बुधवार की तड़के 5 बजे के आसपास भेड़िया एक घर में घुस गया। यहां सो रही 10 साल की शिवानी पर हमला बोल दिया। बच्ची के शोर मचाने पर परिवार के लोग दौड़े तो भेड़िया वहां से भाग गया। भेड़िए के हमले में घायल एक बच्ची को महसी स्वास्थ्य केंद्र जबकि दूसरे को मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया। डीपीआरओ राघवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि बीती रात हमले हुए हैं, लेकिन इससे पूर्व 7 दिनों से कोई हमले नहीं हुए थे। लोगों को जागरूक किया जा रहा है जिससे वह सचेत रहे। लोगों की जागरूकता से ही दोनों बच्चियों की जान बच सकी है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन आदमखोर भेड़ियों से लोगों को निजात कब मिलेगा। तो लगातार इन आदमखोर भेड़ियों का आतंक बहराइच में जारी है। हालांकि 5 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं। वन विभाग की टीम के मुताबिक कुल 6 भेड़िए बताए जा रहे थे, जिनमें 5 भेड़ियों को अब तक पकड़ा जा चुका है। लेकिन अभी भी एक भेड़िया बचा हुआ है। और हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है जिससे हम जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर भेड़ियों के आतंक से कैसे बचा जाए। हमारे साथ के मिश्रा जी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। राम जी यादव सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद दानिश बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और फराज अंसारी हमारे संवाददाता बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले फराज आपके पास आएंगे। बहराइच में भेड़िए का आतंक जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि 5 भेड़िए अब तक वन विभाग की टीम ने पकड़े हैं, लेकिन अभी भी भेड़ियों के आतंक से जनपद वासियों को निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। भेड़ियों की संख्या की अगर बात की जाए, अलग अलग अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने 6 भेड़िए बताए थे, 5 पकड़े जा चुके हैं। क्या अब एक ही भेड़िया बचा है या भेड़ियों की संख्या और ज्यादा हो सकती है? फराज जी बिल्कुल, निश्चित तौर से मानस बताना चाहूँगा। जनपद बहराइच तहसील महसी के लगभग 50 गांव इस वक्त आदमखोर भेड़िए के तांडव से दहल रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण जो है वो रातों की नींद उनकी हराम हो गई है। दिन भर काम करते हैं और रात भर वो हाका लगाते हैं और जाग के अपने बच्चों की, अपने घर की रखवाली कर रहे हैं। वहीं अगर वन विभाग की बात की जाए तो काफी वहाँ की मुस्तैद है, लेकिन ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक ये 10 लोगों को मौत की नींद सुला चुके हैं और कल एक भेड़िया पकड़ा भी गया है। कुल मिला के 5 भेड़िए पकड़े गए हैं। वन विभाग का दावा था कि 6 भेड़िए हैं। बीती रात जो है 2 जगह 2 थाना क्षेत्रों में हमला किया है, थाना खैरीघाट और हरदी। एक ही भेड़िया जो बताया जा रहा है। यहाँ के मासूम हैं, 2 मासूम को लहूलुहान कर दिया। दोनों का अलग अलग इलाज चल रहा है, लेकिन दहशत का जो साया है वो कहीं से ग्रामीणों पे छटता नहीं दिख रहा है। ग्रामीणों की माने तो अभी भेड़ियों के कई समूह उनके क्षेत्र में टहल रहे हैं, लेकिन वन विभाग सिर्फ एक लंगड़े भेड़िए के ना पकड़े जाने का दावा कर रहा है और जल्द ही उसको पकड़ने की बात कह रही। निश्चित रूप से जी फराज 9 शूटर लगे हुए थे, जिसको दूना किया गया था। लगभग 1.5 दर्जन शूटर वहां पे मौके पे हर जगह कॉम्बिंग कर रहे हैं और वो भेड़िए की तलाश कर रहे हैं। लगातार भेड़िया जो है अपना लोकेशन चेंज कर रहा है। कभी ड्रोन में इधर दिखता है, वहां पे जाने के बाद वो कम से कम 10-15 किलोमीटर की रेंज पार करके वहां दिखता है। तो आखिर निश्चित रूप से फराज हम आपके पास आएंगे। रामजी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर मोहम्मद दानिश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आप लोगों के पास आएंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको सीधा लिए चलते हैं अपने दर्शकों को ग्रेटर नोएडा, जहां इंडिया एक्सपो मार्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। उन्होंने उद्घाटन किया। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनाते हैं। वहीं सरकार आपको स्टेबल पॉलिसीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देती है। सेमीकंडक्टर की आपकी इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड सर्किट से जुड़ी हुई है।
भारत भी आपको एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम देता है। भारत के डिजाइनर्स, उनके जबरदस्त टैलेंट को तो आप भली भांति जानते हैं। डिजाइनिंग की दुनिया में 20% टैलेंट का योगदान भारत करता है और इसका निरंतर विस्तार हो रहा है। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमी कंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। कल ही अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक हुई है। इस फाउंडेशन से भारत के रिसर्च इकोसिस्टम को एक नई दिशा भी मिलेगी, नई ऊर्जा भी मिलेगी। इसके अलावा भारत ने 1 ट्रिलियन रुपीज का एक स्पेशल रिसर्च फंड भी बनाया है। फ्रेंड, ऐसे इनिशिएटिव से सेमी कंडक्टर और साइंस सेक्टर में इनोवेशंस का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। हम सेमीकंडक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एक 3 डायमेंशनल पावर भी है। पहली, भारत की आज की हमारी रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट। दूसरा, भारत में ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग बेस। और तीसरा, भारत का एस्पिरेशनल मार्केट। एक ऐसा मार्केट जो टेक्नोलॉजी का टेस्ट जानता है। आपके लिए भी 3D पावर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ऐसा बेस है जो आपको कहीं और मिलना मुश्किल है। साथियों, भारत की एस्पिरेशनल और टेक ओरिएंटेड सोसाइटी बहुत ही यूनिक है। भारत के लिए चिप का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी भर नहीं है। हमारे लिए ये करोड़ों एस्पिरेशंस को पूरा करने का माध्यम है। आज भारत चिप का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है। इसी चिप पर हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है। भारत में लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करने में आज ये छोटी सी चिप बड़े बड़े काम आ रही है। कोरोना जैसे महासंकट में जब दुनिया के मजबूत से मजबूत बैंकिंग सिस्टम भी चरमरा गए, तब भारत में बैंक बिना रुके चल रहे थे। भारत का यूपीआई हो, रुपे कार्ड हो, डिजी लॉकर से लेकर डिजी यात्रा तक अलग अलग तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर होने के लिए हर सेक्टर में
मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। आज भारत बड़े पैमाने पर ग्रीन ट्रांजिशन कर रहा है। आज भारत में डेटा सेंटर्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, यानी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ड्राइव करने में भारत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। साथियों, एक पुरानी प्रचलित कहावत रही है, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे मे, यानी जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। आज का यंग और एस्पिरेशनल भारत इस भावना पर नहीं चलता। आज भारत का मंत्र है इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ चिप्स प्रोड्यूस इन इंडिया, और इसलिए हमने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। हमें हमारी इसमें राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीज से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। और आज कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम भी एक अद्भुत योजना है। इसके तहत फ्रंट एंड फैब्स, डिस्प्ले फैब्स, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सेंसर्स और डिस्प्ले। तो ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे। आपको बता दें सेमीकॉन इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने चर्चा की और देश की जो भूमिका है इस इंडस्ट्री में उसको लेकर उन्होंने बात की। अब हम वापस आते हैं अपने मुद्दे की बात में कि भेड़िए से आखिर बचें तो कैसे बचें। हमारे साथ रामजी यादव सपा नेता हमारे साथ बने हुए हैं, वहीं डॉक्टर मोहम्मद दानिश बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फराज अंसारी हमारे संवाददाता बहराइच से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास आएंगे हम और आखिर जानेंगे कि इन भेड़ियों से निजात क्यों नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर मोहम्मद दानिश, आपके पास आएंगे। लगातार प्रशासन तमाम दावे कर रहा है, 5 भेड़िए अब तक पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन अभी तक बहराइच की जो आम लोगों को, आम जनता को भेड़ियों से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है, भेड़ियों की संख्या का आकलन प्रशासन सही से नहीं कर पा रहा है या कहीं ना कहीं प्रशासनिक हीला हवाली है, वन विभाग की हीला हवाली की वजह से लगातार भेड़ियों का आतंक जारी है? 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बावजूद भी अभी तक लोगों को राहत नहीं मिली है। दानिश जी, देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जो भेड़ियों की संख्या है उसकी काउंटिंग सही से नहीं हो पाई है जी। ठीक है। और शासन प्रशासन की जहां तक बात है तो हमारा प्रशासनिक अमला और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण लगातार भेड़िया प्रभावित क्षेत्रों में गश्त कर रहे हैं और उनसे देख रहे हैं कहां पर हमले हुए हैं, जहां जहां लोग घायल हुए हैं, जहां लोग हमलों में जिनकी मृत्यु हुई, उनके घरों से जाकर उन्हें सांत्वना दी है। और पूरा वन विभाग, प्रशासनिक अमला, जनप्रतिनिधिगण लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं देखिए, वो एक जानवर है भेड़िया, और ऐसा नहीं है वो एक जगह झुककर बैठा हुआ है जाकर उसे पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, वो हर घंटे हर मिनट अपनी अपनी लोकेशन बदल रहा है और ड्रोन से उसकी कैप्चरिंग की जा रही है। तो जल्द से जल्द, जहां अभी 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, और उम्मीद है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि यदि भेड़िया मान लीजिए नहीं पकड़ में आता है और इस तरह से आदमखोर भेड़िया या लंगड़े भेड़िए की बात है, तो कोशिश की जा रही है कि अगर पकड़ में ना आए और जहां दिखे उसे गोली मारने के भी आदेश दिए जा चुके हैं। और
कोशिश ये है कि, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रशासनिक अमला, हमारा वन विभाग और हमारे जनप्रतिनिधिगण और जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ने और पकड़वाने में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं और निभाएंगे, और जल्द से जल्द ये भेड़िए पकड़े जाएंगे। ठीक है दानिश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रामजी यादव जी के पास हम आएंगे। रामजी यादव जी, लगातार जैसा कि मोहम्मद दानिश जी ने भी कहा कि प्रशासनिक अमला मुस्तैदी से काम कर रहा है, वन विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है, 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन लोगों को अभी तक राहत नहीं मिली है। 1-2 दिन के बाद लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी 5-6 दिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई, उसके बाद कल फिर ऐसी घटना सामने आई है। वन विभाग जो है आकलन सही से नहीं कर पाया है या और कुछ कारण है? बड़ी संख्या में भेड़िए हैं, लगभग 3 से 4 महीने हो गए हैं। इन भेड़ियों के आतंक से लोगों को अभी तक निजात नहीं मिली है। मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साधी अभी कह रहे थे कि भेड़िया 6 बताया जा रहा है। ये सही मामले में ना भेड़ियों की गिनती कर पा रहे हैं, ना जिनके ऊपर हमला हो रहा है उनको गिनती कर पा रहे हैं, ना मौतें हो रही हैं। ये केवल एक काम कर रहे हैं कि वहां जा रहे हैं, अपना फोटो खिंचा रहे हैं। इनके पार्टी के लोग, एक आध लोग हैं। ये मैं मनोज जी इस बात पे पॉलिटिकल एंगल नहीं देना चाह रहा हूँ, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बहराइच जनपद हमारा गाजी गौतम की सरजमी के लिए जाना जाता था, आज वो भेड़िए के खौफ के लिए जाना जा रहा है। और 1 महीना 1.5 महीने से लगातार भेड़ियों का आतंक चल रहा है। सरकार हो गया, प्रशासन हो गया, कोई ना उस पर रोक। परसों पार्टी का, समाजवादी पार्टी का डेलीगेट गया था भाई साहब, वहां लोगों ने, ग्रामवासियों ने बताया कि अगर भेड़िए की सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी जा रही है तो वो कह रहे हैं कि आप पहले वीडियो भेजिए, उसके बाद वन विभाग के कर्मचारी जो लगाए गए हैं वो आएंगे। वीडियो भेजने के चक्कर में जिनके पास वीडियो नहीं होता है वहां ऐसी घटनाएं हो जाती है, जैसे कल बच्ची पे हमला हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या सरकार के लोग, बहुत गंभीर मसला है, बहुत दुखद है। इसमें मजबूती से शासन प्रशासन, जो अधिकारी कर्मचारी लापरवाही कर रहा है उस पर कार्रवाई करें, और भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल फोटोबाजी पे ध्यान न दें, क्योंकि लोगों की मौतें हो रही हैं, हमारा हो आपका हो। मेरी जानकारी में 10 लोग मर चुके हैं, 36 से अधिक लोग घायल हैं। भाई साहब, भेड़िए का कोई पता नहीं है, भेड़िया का आखिर भेड़िया आ कहां से रहा है? अगर भेड़िया आ रहा है तो जिम्मेदारी किसकी थी? ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी। अगर पानी का बहाव बढ़ रहा था तो प्रशासन तो प्रकाशन के रूप में पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। आप कह रहे हैं हम ड्रोन चला रहे हैं, क्रेन चला रहे हैं, आखिर सीतापुर, लखीमपुर, रामपुर, श्रावस्ती, ये भाई साहब जो है ये थोड़ा सा हमेशा रहा है जंगल इलाका। यहाँ समस्याएं, कहीं बाघ, कहीं चीतल, ये सब आते रहते हैं, लेकिन इनकी तैयारी कोई नहीं थी। और दुर्भाग्य तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी भी अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं कि हमारा प्रशासनिक अमला बहुत अच्छा काम कर रहा है। चलिए, जिनकी मौतें हो रही हैं, जिनका परिवार जा रहा है। रामजी यादव जी, चलिए मोहम्मद दानिश से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दानिश जी, क्या सही से प्रयास नहीं हो पा रहे हैं? रामजी यादव जी का आरोप है कि फोटोबाजी ज्यादा हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फोटोबाजी, अब वहाँ हमारे जनप्रतिनिधिगण जा रहे हैं तो अब वहाँ न्यूज चैनल या रिपोर्टर या लोग पहुंच रहे हैं। फोटोबाजी, वो फोटो खिंचवाने तो वो जा नहीं रहे, वो तो जो घायल हैं, जो जिनके परिवार में लोग मृत हैं, उन्हें सांत्वना देने, उन्हें उनके जो बेहतर इलाज हो उसके लिए उनके पास जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि वो फोटोबाजी करने जा रहे हैं। और जहां तक अभी भाई साहब ने कहा कि केवल प्रशासनिक अमला सही से काम नहीं कर रहा है, अगर सही से काम नहीं कर रहा होता तो अभी ये 5 भेड़िए जो पकड़े गए हैं तो ये किसने पकड़ा है? कि समाजवादी पार्टी के नेता ने पकड़ा है इसको? हमारे प्रशासनिक अमले ने इसको पकड़ा है? वन विभाग की टीम ने पकड़ा है इसको? चलिए, निश्चित रूप से पर्सनली में टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जी रामजी यादव जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कल एक वीडियो परसों आया था, आपके ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर हैं, उस भेड़िए को ग्रामवासियों ने पकड़ा, पहली बात। दूसरी बात, महसी विधानसभा के जो 50 गांव प्रभावित हैं, वहां मैं गया था, लोगों से, वहां लोग कह रहे हैं भैया बच्चे पढ़ने नहीं भेज पा रहा हूँ, अगर बच्चे जीवित रहेंगे तो पढ़ाई कर लेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा ये, जो मजदूरी तबका के लोग हैं वो डर के मारे काम के लिए नहीं जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ मनोज, इन मासूमों की मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? निश्चित रूप से काम कर रहा है, ये कर रहे हैं, अरे भाई ये मासूम मारे जा रहे हैं। निश्चित रूप से रामजी यादव जी, निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है। फराज, आपके पास आएंगे। फराज, जिस तरीके से रामजी यादव जी ने
साफ गोई से उन्होंने बात कही कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, किसान जो है वो खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं, लगातार लोग सहमे डरे सहमे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। प्रशासनिक जो हीला हवाली आपको कहीं नजर आ रही है या वन विभाग और प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है? फराज जी बिल्कुल मनोज, बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भेड़िया प्रभावित जितने गांव हैं, यहाँ के लोग एक दहशत के रहे हैं और दूसरी बात कहीं ना कहीं वो खेतों ही में ये भेड़िए हमला करके छिपते हैं और वहीं देखे जाते हैं। तो जान की बाजी लगाकर कोई भी किसान उन खेतों में जाना नहीं चाहता है। और रही बात की वहाँ पे प्रशासनिक अमला तो पूरी तरह से मुस्तैद है और कई टीमें लगी हैं, लेकिन ताबड़तोड़ ये जो हमले हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। ग्रामीण दहशत के साए में हैं, बच्चे को ज्यादा खतरा है। अभी तक ये बच्चों को निशाना बना रहा था, ये बुजुर्ग औरतों को भी मौत के घाट उतार चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये बच्चे बूढ़े सभी को खतरा है और कोई भी खेतों में नहीं जाना चाहता है। रात भर जो मजदूरी वाले लोग हैं ये दिन भर मजदूरी करते हैं और रात भर अपने बच्चों की रखवाली करते हैं। पूरे गांव में जागते हैं लोग, बारी बारी रात में जाग के रखवाली कर रहे हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं। निश्चित रूप से राम जी यादव जी आप हमारे साथ जुड़े, हालांकि समय पूरा नहीं मिल पाया, उसके लिए माफी चाहते हैं अपने सभी पैनलिस्ट से। राम जी यादव जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मोहम्मद दानिश जी आपका भी बहुत शुक्रिया और फराज अंसारी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल अभी वही है कि आखिर इन आदमखोर भेड़ियों के आतंक से लोगों को राहत कब मिलेगी? वन विभाग अपना काम कर रहा है, प्रशासनिक अमला अपना काम कर रहा है, लगातार कोशिशें भी की जा रही इन भेड़ियों को पकड़ने की और अब तक कोशिशें कामयाब भी हुई हैं। 5 भेड़ियों को पकड़ने में वन विभाग कामयाब भी हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों को इन आदमखोर भेड़ियों के हमलों से निजात मिलती नजर नहीं आ रही। फिलहाल मुद्दे की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।